हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज दूरदर्शन के ख़जाने से एक और नायाब हीरा हीरा नहीं, कोहिनूर कहूँगी, क्योंकि ये शो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों जब इस शो को देखेंगे तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि एक घिसा पिटा सा पता नहीं क्या लव स्टोरी है, क्या है। लेकिन जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ता जाएगा ना, आपको ये समझ में आएगा कि विमेन एम्पावरमेंट को कितनी अच्छे तरीके से पहले के लोग समझते थे और किस तरीके से उनको बताया जाता था नॉवेल के द्वारा या ऐसे शोज़ बनाकर। लेकिन हम लोग आज की तारीख में सोशल मीडिया देखकर या कुछ महान सेलिब्रिटीज़ की स्टेटमेंट सुनकर विमेन एम्पावरमेंट को एक अलग ही लेवल पर ले गए हैं। लेकिन अगर आप ये शो देखेंगे जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आया था 1987 में दूरदर्शन पे, जिसका नाम था श्रीकांत, जिसमें थे फारूक शेख, इरफान खान, मृणाल कुलकर्णी और अन्य बेहतरीन कलाकार। ये शो एक्चुअल में 1987 में आता तो था, लेकिन इसे दोबारा से दूरदर्शन पर लाया गया था सन 2020 में, जब इरफान खान साहब की डेथ हुई। तो एक तरीके से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि इरफान खान का दूरदर्शन के साथ में एक बहुत ही पुराना नाता है। इरफान खान ने अपने करियर की शुरुआत रंगमंच से करी और छोटे पर्दे से करी, लेकिन जो सैटेलाइट के जो शोज़ आते थे, जैसे बनेगी अपनी बात या मानो या ना मानो, इस तरह के शोज़ करने से पहले जो इरफान खान थे वो दूरदर्शन पर काम किया करते थे और अच्छी खासी उनकी लिस्ट है। और उस लिस्ट में इस शो का भी नाम है, जिसमें उन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है। जो शुरुआत में तो आपको थोड़ा पॉजिटिव लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस कैरेक्टर में इन्वॉल्व होंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इरफान खान ने एक्टिंग में जो ज़बरदस्त एक्टिंग करी है ना, डबल एक्टिंग करी है, वो काबिल तारीफ़ है। और कहीं ना कहीं उनके निभाए हुए इस चरित्र से, कैरेक्टर से आपको थोड़ा सा घृणा भी होगी, गुस्सा भी आएगा, क्योंकि एक एक्टर की यही पहचान है कि ऐसी एक्टिंग करो कि लगे ही नहीं कि ये एक्टिंग है, मानो तो ये रियलिटी है। तो वो मैजिक इरफान खान साहब के पास था और ये पूरा मैजिक आपको इस शो में देखने को मिलेगा। और इस शो में जो और एक बड़ा नाम था वो था फारूक शेख का। ऑब्वियसली उस टाइम पर तो फारूक शेख ही एक बड़ा नाम माने जाते थे, क्योंकि 70s के दशक में फारूक शेख साहब ने अपने करियर की शुरुआत करी। उनका भी जो अभिनय है वो रंगमंच से शुरू हुआ, फिर उसके बाद फिल्मों में और फिर टेलीविज़न में। और उन्होंने एक शो भी होस्ट किया था जी टीवी पर, जो शायद सन 2002 के आसपास आया करता था, जिसका नाम था जीना इसी का नाम है, जिसमें सेलिब्रिटीज़ आते थे और अपने जीवन की कई अनछुए पहलुओं को वो रखते थे अपने सामने। इनफैक्ट वो तो नहीं रखते थे, उनके करीबी आकर जो है वो पहलुओं को दर्शकों के सामने रखते थे। इस शो के काफ़ी एपिसोड्स आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, और जिसे शुरुआती वक्त पे होस्ट किया था फारूक शेख साहब ने, फिर उसके बाद जो है वो सुरेश ओबरॉय ने फिर इसे होस्ट किया था। तो एक तरीके से काफ़ी देखा जाता था, क्योंकि उस टाइम पर जो सैटेलाइट चैनल थे वो भी काफ़ी क्रिएटिव हुआ करते थे और नई नई जो है वो एक्सपेरिमेंट करते थे, और काफ़ी हद तक उनके एक्सपेरिमेंट काम भी किए जाते थे। अब तो खैर रियलिटी शो बना बना कर जो है रोना धोना, गरीबी, आंसू, फेक रोमांस, यही सब बिकता है। लेकिन कई साल पहले जो है छोटे पर्दे पर क्रिएटिविटी बिकती थी, और दूरदर्शन पे तो जो क्रिएटिविटी चलती थी वो तो कभी भी हमें नहीं मिल सकती। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम जो हैं, जब दूरदर्शन आया करता था तब हमने उसकी कदर नहीं करी। पर खैर, कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, ना जागो तो अंधेरा ही अंधेरा। तो इसी वजह से जो है मैंने ये तय किया हुआ है अपने चैनल पर कि कोई भी अच्छा शो होगा और
बहुत ही अच्छा उसमें मैसेज होगा तो मैं उसके बारे में बात करूँगी, और मैं बात करती आ रही हूँ। भले ही कोई सैटेलाइट चैनल का भी कोई शो हो, अगर वो अच्छा है तो मैं उसके बारे में बात ज़रूर करती हूँ। और ये तो दूरदर्शन से ताल्लुक़ है तो मैं इसी वजह से इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो फ़ारूक शेख साहब की जो सिंप्लिसिटी हमेशा से रही है उनके काम में, उनके व्यक्तित्व में, अस्तित्व में, उनकी पर्सनालिटी में, वो एक अलग सी रही है। और उनके जैसा सिंपल, डिसेंट, मैच्योर एक्टर मुझे नहीं लगता बॉलीवुड में कभी मिलेगा। उनकी आखिरी फ़िल्म जो आई थी वो आई थी रणबीर कपूर के साथ, ये जवानी है दीवानी करके, जिसमें दीपिका पादुकोण भी थी। उसमें जो हैं फ़ारूक शेख साहब ने जो है रणबीर कपूर के पिताजी का रोल किया था। और फिर सन 2013 में उनकी डेथ भी हो गई। तो काफ़ी जल्दी चले गए, लेकिन जाते जाते भी एक अनमोल ख़जाना वो छोड़ गए, जिन्हें हम आज भी देखते हैं, याद करते हैं। उनकी कई ऐसी बेहतरीन फ़िल्में हैं जो एक तरीके से आज की तारीख में कल्ट मानी जाती है, जिसमें से अगर एक फ़िल्म का मैं ज़िक्र करूं तो उसका नाम था चश्मे बद्दूर, तो जो दीप्ति नवल जी के साथ में थी। काफ़ी चर्चित अच्छी कॉमेडी फ़िल्म थी, और आप लोगों को शायद याद ही होगी। तो उसमें फ़ारूक शेख साहब का जो किरदार था वो आज भी लोगों को काफ़ी याद है, काफ़ी पसंद है, और काफ़ी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उनका जो सिंप्लिसिटी वाली जो उनकी पर्सनालिटी थी, वो कोई भी नहीं उसे मैच कर सकता। और चाहे वो कोई सीरियस रोल हो, चाहे वो कोई गुस्से वाला रोल हो, चाहे कॉमेडी हो, फ़ारूक शेख ने हर किरदार में एक अलग ही जान डाली है। और टेलीविज़न पे तो उन्होंने कॉमेडी भी की है। उनका एक बहुत ही फेमस शो 90s के एरा में आया करता था सोनी पर, चमत्कार करके, जो बहुत फेमस हुआ था और बहुत ज़्यादा लोग देखा करते थे। तो वो भी फ़ारूक शेख साहब ने किया है। तो बहुत सारे ऐसे यादगार किरदार हैं जिन्हें वो छोड़ कर गए हैं, जिन्हें हम आज भी देखते हैं तो बहुत ही एक अलग सी खुशी महसूस होती है। और इस फ़िल्म में ऑफ कोर्स ये जो सीरियल है ये एक फ़िल्म की तरह ही आपको लगेगा, क्योंकि जो इसका डायरेक्शन है वो काफ़ी, उसमें ऐसा लगेगा कि आप एक फ़िल्म ही देख रहे हैं, इसीलिए मेरे मुंह से फ़िल्म निकला। ये जो सीरियल है इसमें मृणाल कुलकर्णी जी भी हैं। अब आप कहेंगे ये कौन है? आप लोगों ने 80s के दशक में एक एडवर्टाइजमेंट बहुत देखा होगा वीको टर्मरिक का, जिसमें दुल्हन को पीली साड़ी पहनकर हल्दी लगाई जा रही है। तो ये वही अभिनेत्री हैं मृणाल कुलकर्णी। और आप आयरनी देखिए कि वीको टर्मरिक में इन्होंने पीली साड़ी पहनी है। और सन 2002 में स्टार प्लस पर एक शो आया करता था सोन परी, जिसमें ये बनी थी सोन परी, और इनका जो ड्रेस था, जो परी का जो ड्रेस था वो भी येलो कलर का था। तो एक तरीके से जो मृणाल कुलकर्णी जी हैं उन्हें शायद आप लोग सोन परी के तौर पर ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि मैंने भी वो शो देखा है और काफ़ी हम लोग पसंद किया करते थे। वही इक्तू बिकतू जिम पतूता, हम लोग ये मंत्र बोला करते थे। हमें लगता था कि यार ये फ्रूटी की ज़िंदगी में कोई सोन परी आ गई है तो हमारी लाइफ में भी कोई आ जाए तो बात बन जाए। बच्चे होते हैं, बच्चों की तो ऐसी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ही बच्चे रहते हैं, तो हम भी रहा करते थे। तो हमें भी ये शो काफ़ी पसंद आता था। तो काफ़ी मतलब आप लोग शायद अब समझ ही गए होंगे कि कौन है मृणाल कुलकर्णी। और इस शो में आपको रीटा भादुरी जी भी देखने को मिलेंगी। एक्चुअल में मुझे रीटा भादुरी जी के लिए सबसे ज़्यादा बुरा लगा जब मैंने ये शो देखा और उनका काम देखा। वाकई एक अंडररेटेड चरित्र अभिनेत्री रही हैं रीटा भादुरी जी। अब आप कहेंगे रीटा भादुरी जी कौन है? रीटा भादुरी जी ने फिल्मों में, टेलीविज़न में और रीजनल सिनेमा में अपना एक अच्छा खासा नाम बनाया, लेकिन लोगों ने उन्हें वो तवज्जो नहीं दी जो वो डिज़र्व करती थी। मुझे उनके 3 शोज़ काफ़ी याद आ रहे हैं जो मैंने बचपन में देखे थे। एक तो गृह लक्ष्मी का जिन, दूसरा अमानत और तीसरा हसरतें। ये तीनों ही सीरियल जी टीवी पे आया करते थे 90s के ही एरा में। कुछ एक
गृह लक्ष्मी का जिन तो अर्ली 90s में आता था, और अमानत और हसरतें ये भी मिड 90s में आया करते थे। तो इसमें रीटा भादुरी जी थी, और रीटा भादुरी जी ने और भी कई बड़े बड़े सीरियल्स में काम किया है, जैसे कुमकुम एक प्यारा सा बंधन, जिसमें जूही परमार और हुसैन थे। उसमें भी उन्होंने जो है जूही की पड़ सास का रोल किया था, यानी कि बड़ी सास का, यानी कि सास की सास का रोल शायद किया था, दादी माँ टाइप का रोल था, जिसमें उन्होंने काफ़ी काम भी किया था। तो सन 2018 में रीटा भादुरी जी की भी डेथ हो गई। और जब आप ये शो देखेंगे ना, तब आपको लगेगा कि नहीं यार, मतलब वाकई एक बेहतरीन अभिनेत्री को लोगों ने वो उसका क्रेडिट नहीं दिया। हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसको एक्टिंग आती है उसको क्रेडिट नहीं मिलता, और जिसको एक्टिंग नहीं आती उसको बेकार में क्रेडिट देते हैं। वही वही वाली बात है ना, कि किस्मत का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ना एक्टिंग आती है, ना डांस आता है, शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं होती, फिर भी जो है उनको एक बहुत बड़ा जो है पूजा जाता है बॉलीवुड में। और जिनको काम आता है, जिनको अपने काम के प्रति सिंसेरिटी है, उन पर जो है बॉलीवुड वाले भरोसा नहीं करते। तो ये एक विडंबना रही है। अब इसमें उनकी किस्मत का दोष है, या फिर उनका ये दोष है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम के प्रति लॉयल हैं। अब ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये एक विडंबना रही है। अब रही बात रीटा भादुरी जी की, तो रीटा भादुरी जी का भी काम मुझे इतना पसंद आया। भाई मैंने उनका ये जो शो था, ये उस वक्त तो नहीं देखा था, क्योंकि जब ये शो आया था तो मैं काफ़ी छोटी थी, तो मैंने तो ये शो उस वक्त नहीं देखा। लेकिन अब जब मैंने ये शो देखा तो सच में मेरी आंखें लिटरली गीली होते होते रह गई कि यार कितनी ज़बरदस्त अभिनेत्री, कितना ज़बरदस्त काम। बट वही वाली बात है कि वो क्रेडिट नहीं इन्होंने डिज़र्व किया, इनको मिला जो इनको मिलना चाहिए था। अच्छा, अब इस जो सीरियल है, इस सीरियल में कुल 24 एपिसोड हैं, क्योंकि 80s के दशक में जब दूरदर्शन आया करता था, और पहले के टाइम में सिर्फ पर्टिकुलर एपिसोड्स ही होते थे, और उन पर्टिकुलर एपिसोड्स के अंदर ही कहानी शुरू होती थी और अपने अंजाम तक पहुंच भी जाती थी। किसी सीरियल की 13 एपिसोड होते थे, किसी के 24 होते थे, तो किसी के मरे से मरा 30 एपिसोड हो जाते थे, या 30 से बहुत रेयर कभी 40 पे गए हों। तो बहुत ही कम एपिसोड्स के लिए शो आते थे, और इसी में पूरी कहानी जो है शुरू से एंड तक जो है निपट जाती थी। लेकिन फिर वो दौर आया कि 8-8 साल तक जो चलने के बावजूद भी कहानियाँ ना समझ में आती थी, ना पूरी होती थी। आज भी मतलब आप देखिए कि जितने भी शो अभी चल रहे होंगे, उनकी भी कहानी को कोई क्लोजर नहीं मिला। इनफैक्ट अभी कुछ वक्त पहले क्योंकि सास भी कभी बहू थी को दोबारा लाया गया, वही ऑलमोस्ट सेम स्टार कास्ट के साथ। लेकिन आप देखिए कहानी वही है कि भाई मिहिर की ज़िंदगी में कोई और औरत आएगी या नहीं आएगी, बताओ। भाई वो जो ट्रैक था मंदिरा वाला, वो तो कई साल पहले ख़त्म हो गया, लेकिन इतने साल बाद सीरियल वापस आता है और उसमें भी वही सेम पर्टिकुलर ट्रैक। ये तो कितना बड़ा ट्रैश है, मतलब क्या बोल सकते हैं। बट खैर अब क्या बोले, अब पब्लिक देख रही है तो देख रही है, अब टाइम पास के लिए देख रही है या इमोशनल होकर देख रही है या फिर ज़बरदस्ती देख रही है, वो तो पब्लिक की चॉइस है। लेकिन उस टाइम पर 80s के दशक में ये हिसाब होता था कि पर्टिकुलर एपिसोड्स होते थे और उसी पर्टिकुलर एपिसोड्स में सब कुछ निपट जाता था। तो कहानी अड़ी नहीं रहती थी कि भाई ये अगर एक नेगेटिविटी अगर दिखाई जा रही है तो ये मतलब जल्द से जल्द छट जाएगी। नॉर्मली जो शोज़ 10-10 साल चलते हैं उसमें महीना महीना 2-2 महीना नेगेटिविटी ट्रैश चलता रहता है। ज़रा सी पॉजिटिविटी आती है फिर वो ट्रैश बना आ जाता है। तो यहाँ पर ये कम एपिसोड्स में फ़ायदा यही होता है कि जो ट्रैश होता है वो ज़्यादा देर तक जो है वो टिका नहीं रहता, क्योंकि पता है इतने इतने एपिसोड में ख़त्म ही हो जाना है मामला। तो एट द एंड ऑफ द डे, एंड में जब 24वां एपिसोड आएगा या जितने भी एपिसोड होंगे, जो लास्ट का एपिसोड होगा उसमें सब निपट जाएगा और लास्ट का एपिसोड आने ही वाला है। तो
ये एक चीज़ हुआ करती थी। ऑफ कोर्स जो एपिसोड्स उस वक्त लॉन्च होते थे वो दर्शकों को तो नहीं पता होते थे कि भाई 13 एपिसोड के हैं, 24 एपिसोड के हैं, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो अब तो आप लोगों को पता चल ही जाता है। ओटीटी पर भी आ जाता है, कोई अगर वेब सीरीज़ आती है तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा इसके इतने एपिसोड हैं। तो ऐसे ही आपको जो है इस शो के इतने एपिसोड्स जो हैं पर्टिकुलरली सारे के सारे यूट्यूब पर भी दिखेंगे। और दूरदर्शन ने ही एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है और उस एप्लीकेशन का नाम है वेव्स, WAVES। मैं इसका जो भी है हिसाब किताब वो कम्युनिटी पोस्ट पे मैं लगा दूंगी और आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है और आपके स्मार्ट टीवी में वेव्स का अगर ऑप्शन आपको दिख रहा है इंस्टॉल करने का, तो मैं कहूँगी प्लीज़ इसे कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन है, ना मोबाइल पर आपको कोई पैसा देना है, ना स्मार्ट टीवी पे कोई पैसा देना है। और इसमें आपको मिलेगा अनगिनत एंटरटेनमेंट। इसमें आपको दूरदर्शन द्वारा बनाए गए नए शोज़ तो देखने को मिलेंगे ही, और साथ में पुराने जो आप लोग शायद देखना चाहते हो, जसपाल भट्टी साहब का फ्लॉप शो, या बहुत सारे ब्योमकेश बख्शी, मतलब एक तरीके से सांझा चूल्हा, शाहरुख खान का फौजी 1, और अब जो हाल फिलहाल गौहर खान का फौजी 2 आया था वो भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे नॉस्टैल्जिया जो दूरदर्शन पे शोज़ आया करते थे, टेलीफिल्म्स आया करती थी, जो स्पेशली दूरदर्शन के लिए फ़िल्में बनती थी जिसमें इरफान खान हुआ करते थे, वो भी है। पूरा का पूरा ख़जाना है, मतलब बहुत बड़ी चांदी है। और जब से मैंने इसे अपने स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड किया है तब से तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है। और मैं तो कुछ और देख ही नहीं रही हूँ, मैं तो बस सीरियल ढूंढती हूँ पुराने से पुराने। और मतलब आगे भी अगर मुझे कोई शो ऐसा मिलेगा तो मैं उसके बारे में बात करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग इसे देखिए। तो अभी के अभी मैं तो कहूँगी वेव्स, जिनको भी दूरदर्शन के सीरियलों में इंटरेस्ट है तो आप इस OTT प्लेटफॉर्म पे जाइए और मज़ा लीजिए। और ये श्रीकांत सीरियल आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा, प्लस यूट्यूब पर भी इसके सारे एपिसोड अवेलेबल हैं। तो मैं यूट्यूब का भी लिंक डाल दूँगी और वेव्स OTT का भी मैं जो है आपको लोगो बता दूँगी। इसे आप अपने प्ले स्टोर से बड़ी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिनको भी दूरदर्शन में इंटरेस्ट है तो उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। और काफ़ी फ़िल्में आपको देखने को मिलेंगी जो काफ़ी मतलब कहते हैं ना कि जो मंझे हुए कलाकार होते थे, जैसे सुलेखा सीकरी जी, उनकी एक फिल्में हैं, उनके शोज़ हैं, बहुत कुछ है। तो एक तरीके से आपके लिए तो एक बहुत बड़ी पार्टी, ट्रीट, जलसा, कुछ भी कहो, मैं इसे कहूँगी। तो मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि मेरे स्मार्ट टीवी पर भी इसका मुझे मिले, और जब मुझे मिला और मैंने किया तो मेरे लिए तो ये वो बहुत ही खुशी वाला मोमेंट था। फिर मैंने इसे इंस्टॉल किया और इसी में मैंने जो है श्रीकांत के बाकी एपिसोड देखे। पहले तो मैं इसे यूट्यूब पर ही देख रही थी, फिर बाद में मुझे इसका ऑप्शन मिला अपने स्मार्ट टीवी पर। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको टीवी पे देखना है, स्मार्ट टीवी पे देखना है या मोबाइल पे देखना है, ये बिल्कुल आपका कम्प्लीटली चॉइस है। और ये जो कहानी है ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवल से ही बनाई गई है। तो एक तरीके से अब मैं इसकी कहानी पे बात करती हूँ। इसकी कहानी होती है मृणाल कुलकर्णी के ऊपर, जो अपने पति को कलकत्ता से निकली है रंगून अपने बचपन के साथी के साथ अपने पति को ढूंढने के लिए। जो पति एकाएक अचानक उसके गांव में आता है, उसे उससे प्यार हो जाता है, उसको भी उससे प्यार हो जाता है, और फिर जो है एकाएक जो है वो चला जाता है उसे छोड़कर, और कई साल तक नहीं आता। और फिर वो ये निश्चय करती है कि वो जाएगी और उसे खोजेगी। और इस सफ़र में उसके जो है उसके एक दोस्त के तौर पर, गाइड के तौर पर उसकी मुलाकात होती है फारूक शेख साहब के साथ, जो उसकी मदद भी करते हैं।
और फिर बाद में उस स्त्री को पता चलता है, मृणाल कुलकर्णी को, जिसका नाम अभया है शो में, कि मेरा पति उसे मिल तो जाता है, लेकिन उसके बाद किस तरीके से वो अपने पति की दरिंदगी देखती है, उसके अंदर के छुपे असलियत उसे पता चलती है। और उससे भी ज़्यादा उसे ये पता चलता है कि उसके पति ने सिर्फ़ और सिर्फ उससे शादी सिर्फ उसे यूज़ करने के लिए की थी, क्योंकि वो एक चरित्र की भली औरत थी। तो वो उसे ये गुजारा नहीं था कि वो ऐसे ही उसको इशारा करेगा और उसके पीछे पीछे आ जाएगा, इसीलिए मजबूरन उसे उससे शादी करनी पड़ी। जब वो ये जान लेती है तो उसके बाद वो अपने पति को छोड़ देती है और अपनी ज़िंदगी बसा लेती है अपने बचपन के साथी के साथ, जो उसे लिटरली उसे पूछता है। और कहीं ना कहीं वो ये बात जानता है कि ये मैरिड है, पर उसके बावजूद भी वो उसके ऊपर ना कोई हक रखता है, ना किसी भी तरह का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करता है। लेकिन वो दिल ही दिल में उससे प्यार करता है, लेकिन ऑब्वियसली उस प्यार को कभी वो बयां नहीं कर पाता है, क्योंकि वो प्यार इतना रिस्पेक्टेबल होता है कि वो कभी गलत ना सोच सकता है। जब आप किसी की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो ना, तो आप कभी भी उसके बारे में गलत सोच ही नहीं सकते। और अगर आपने भूले भटके सोच लिया तो आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में आपने पता नहीं कितना बड़ा पाप कर लिया हो। तो ये कुछ एक इस सीरियल में आपको एक लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी, एक प्योर लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी, और एक विमेन एम्पावरमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। कि जैसे कि एक अय्याश औरत को कोई हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन एक औरत को हमेशा फोर्स किया जाता है एक अय्याश आदमी के साथ में रहने के लिए। अब उसे उसकी मजबूरी कह लो, कुछ भी कह लो। अब इस सीरियल में भी अभया कहीं ना कहीं उसको फॉरगिव करने को तैयार हो जाती है, ये जानते हुए भी कि ये ऑलरेडी शादी कर चुका है, एक और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, उसे 2 बच्चों की माँ बनाकर बिठा चुका है, और वो बेचारी बीमार है और आखिरी सांसें गिन रही है। तो वो उसको कहती है कि तुम जाओ अपनी पत्नी के सिरहाने बैठो, अगर उस पत्नी को कुछ हो जाता है तो उसके बच्चों को भी मैं अपना लूँगी, पर तुम जाओ और उसके साथ वक्त बिताओ। लेकिन जो पति होता है वो तो भाई अपनी ही धुन में है, यहाँ तक कि उसने तो अपनी इस पत्नी अभया को दूसरे मर्दों के पास भेजने की व्यवस्था भी कर ली होती है, क्योंकि उसको पैसा कमाना होता है। अब ये सारी बातें जानने के बाद वो कहती है कि अब मुझे तेरे साथ रहना नहीं है, अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी, अपना एक नया घर बसाऊँगी, अपनी ज़िंदगी को मैं अपने तरीके से जीऊँगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज इस शो में दिखाया गया है। तो बहुत ही मतलब आप सोचिए उस दौर में भी 1987 का वो जो टाइम था, 30 साल से भी ज़्यादा वो टाइम कैसा हुआ करता था। तब तो विमेन एम्पावरमेंट किस चिड़िया का नाम है किसी को पता ही नहीं होता था, बट उस ज़माने में भी स्त्रियों को किस तरीके से अपने जेन्युइन हक के लिए कैसे खड़ा होना है, इस तरह के शोज़ बनते थे। लेकिन आज आप देखिए कि किस तरीके से जो एक औरत को किस तरीके से बरगलाया जा रहा है, किस तरीके से उसके चरित्र का ही हरण करने के लिए जो हैं ये बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर, कैसे जो हैं मैनिपुलेट करते हैं। खैर मैं इस पे बहुत बात कर चुकी हूँ, और अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं इसको ज़्यादा खींचूँगी नहीं। तो ये कहानी कुछ ऐसी है। तो बस मैं चाहती थी कि मैं इस शो के बारे में रिव्यू करूं, लेकिन मैंने ये शो देखा नहीं था। तो जब मुझे मौका मिला और एक अच्छा मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला देखने का, स्मार्ट टीवी पर, बड़े टीवी पर इस शो को मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि भाई क्या एक्टिंग है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या राइटिंग है,
क्या स्क्रिप्ट है और किस तरीके से डायरेक्शन किया गया है। अच्छा, इस सीरियल में उर्वशी ढोलकिया भी आपको देखने को मिलेंगी। जी हाँ, आपकी कमौलिका, वो भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इस सीरियल में आपको दिखेंगी। और ये बात मुझे, जब मैं इस शो के बारे में रिसर्च कर रही थी, मुझे तब पता चला। तब आप लोग ही देख के बताइएगा कि आपको उनकी शक्ल मिलती हुई दिखाई दे रही है या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी शक्लें बड़े होने के बाद बदल जाती हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन में जैसे दिखते हैं वो बड़े होकर भी वैसे ही दिखते हैं। तो खैर, ये तो आप लोगों को देखना है, तय करना है। मुझे तो रिव्यू करना है और मैंने रिव्यू किया है। और बहुत ही बेहतरीन ये सीरियल है और बहुत ही कम एपिसोड हैं, तो बहुत ही आपका कम वक्त ज़ाहिर होगा और अच्छा भी लगेगा, नॉस्टैल्जिया फीलिंग भी आएगी। और इरफान खान साहब के अगर आप बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हैं तो आपके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस सीरियल को देखने की और इसको जो है वो एंजॉय करने की। और फ़ारूक शेख जैसे बेहतरीन कलाकार और इरफान खान जैसे ज़बरदस्त कलाकार जब एक ही फ्रेम में आते हैं, एक ही सीन में आते हैं, तो कितनी मतलब एक ऑडियंस के लिए एक तरीके से एक विजुअल ट्रीट होती है। तो ये विजुअल ट्रीट आप एंजॉय कीजिए। और रीटा भादुरी जी के शानदार, बेहतरीन, जानदार अभिनय को आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने उनके सीरियल्स देखे हैं आज से कुछ 10-15 साल पहले जो आते थे, तो अब आप लोग उन्हें पहचान लेंगे तो अच्छा रहेगा कि वो यंग डेज़ में कैसी दिखती थी, कैसे काम करती थी। बहुत काम किया है उन्होंने शोज़ में, फ़िल्मों में। एक फ़िल्म आई थी उनकी इंदर कुमार की, राजा करके, उसमें वो माधुरी दीक्षित की भाभी बनी थी। तो उन्होंने इस तरह के चरित्र अभिनेत्री के तौर पर बहुत काम किया है। पर वही वाली बात है कि अब लोग उन्हें भूल चुके हैं, क्योंकि अब वो भी इस दुनिया से जा चुकी हैं। तो खैर, बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और वेव्स का मैं बहुत जल्द जो है कम्युनिटी लगाऊँगी, जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा इसका जो है लोगो है, जिससे आप लोगों को टाइप करने में आसानी हो और आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। डेफ़िनेटली आप लोग निराश नहीं होंगे और हर तरह का कंटेंट आपको मिलेगा, आज के ज़माने का भी और पुराने ज़माने को भी आपको देखने का मौका मिलेगा, जो उस एरा में होते हुए भी नहीं देख पाए, या आज की जो जनरेशन है जो दूरदर्शन को बिल्कुल नहीं जानती है, या वो वाली जनरेशन जो लॉकडाउन में जिन्होंने जो है दूरदर्शन देखना शुरू किया। सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड की है दूरदर्शन वालों ने। तो बस इसी के साथ जो है अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ आपसे। हैव अ ब्लेस्ड डे। प्लीज़ बताइएगा, आप लोगों के ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा और कमेंट सेक्शन में आप जो है अपने ओपिनियन, अपना एडवाइस मुझसे शेयर कीजिएगा। आप लोगों ने ये शो देखा है, नहीं देखा है, ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और ये लगता है कि ये किसी और के भी सुनने लायक है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो चलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।